हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? देखो, आपने अगर किसी भी चीज को अपने आसपास से ग्रेविटी में रिलीज किया कुछ इस तरीके से, देखा ये बॉल को मैं रिलीज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। मतलब आपने इस चीज को ग्रेविटी में प्रोजेक्ट कर दिया, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है तो उस चीज को क्या कहते हैं? मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो हवा में क्या है? ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और जो मैंने फोर्स लगाया वो भी क्या है? कांस्टेंट है। देखो एक बार मैंने लगा के छोड़ दिया। हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसको थीटा कहते हैं, ठीक है। अगर थीटा हमारा 0 हो गया तो मोशन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो मोशन कैसा होगा? वर्टिकल हो जाएगा। अगर थीटा हमारा 180 डिग्री होगा तो मोशन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन उस साइड हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से अगर मैंने इसको रिलीज किया इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे के, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मोशन करेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग द मोशन जो ये पाथ फॉलो कर रहा है वो एक पैराबोला होगा, और ये सारी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको समझ में आएगा? ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं उस चीज को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक कंडीशन है, आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से अगर इसको रिलीज किया है कुछ इस तरीके से, इसका मोशन होगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा, तो ये थीटा का कुछ कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है कि 0 डिग्री से थीटा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तभी हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग ग्राफ पे समझेंगे, ग्राफ के हेल्प से भी थोड़ा समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो कि ये लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ मेरी पैरेलल है। जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहे हो इसके साथ ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो एक्सिस है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे, ठीक है। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मोशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मोशन वाई एक्सिस पे हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मोशन इस लाइन पे हुआ तो क्या वो वर्टिकल होगा? देखो अगर मोशन कुछ इस लाइन पे हुआ तो क्या ये वर्टिकल होगा? इसके ऊपर भी जो मोशन होगा उसको हम लोग वर्टिकल मोशन कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा था अगर वर्टिकल मोशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस चेंज होगा, एक्स एक्सिस कांस्टेंट होता है। देख लो आप, हर जगह एक्स की वैल्यू तो सेम ही है ना, देखो 1 है यहाँ पे, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो सिर्फ वाई चेंज होगा तो उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल मोशन। इसका मतलब हमने ये सीखा कि वाई एक्सिस से पैरेलल जितने भी लाइन होंगे अगर उस लाइन पे मोशन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल मोशन, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस से भी पैरेलल कोई लाइन है, अगर उसके ऊपर मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये क्या है? वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है। हम लोगों ने जो बेसिक्स मोशन देखे थे उसके अंदर क्या क्या देखा था? एक देखा था वर्टिकल और एक देखा था हॉरिजॉन्टल। अब जब ये दोनों साथ में होने लगेंगे साइमल्टेनियसली तो हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हम लोग समझते हैं। ये ईगल वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है एकदम 90 डिग्री पे, और ये कार क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया कैसे? इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम, ठीक है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रिलीज किया है तो उसका मोशन क्या होता है? पैराबोलिक होता है, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन ये होता कैसे उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट पे इस पार्टिकल को देखा, ठीक है, तो क्या होगा? ये क्या कर रहा है? ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो इसका जो ये वाला जो पार्टिकल होगा इसके आगे होगा, ये कुछ इससे ऊपर होगा, कुछ हाइट पे होगा, और एक्स एक्सिस में भी कुछ आगे आ चुका होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर आप देखते हो इस पार्टिकल को जब यहाँ से यहाँ आएगा तो आप देख सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जब मैंने आपको यहाँ बताया कि इसका वर्टिकल मोशन हो रहा है और इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ये गाड़ी क्या है? आगे जा रही है, ठीक है, और इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगता है, ये गाड़ी हॉरिजॉन्टल में आगे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपने वाई एक्सिस से थोड़ा डिस्प्लेस होकर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है, लेकिन इसके पास वर्टिकल भी है, तो क्या होगा? वापस नीचे थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। इस तरीके से आधा मोशन जो आपने देखा इसका, अगर मैं आधा इसको डिवाइड करता हूं तो इस साइड का मोशन जो है कुछ इस तरीके से ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो फोर्स है, एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, इसलिए इसका जो मोशन होता है उसका जो पाथ बनता है उस पाथ को हम लोग पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है ना, ऐसा पाथ इसीलिए बन रहा है क्योंकि इस पे एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है। अगर दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली अगर लगते हैं तो जो पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट उसको हम लोग पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो। ये मेरे पास एक क्या है? तोप है, इसको इंग्लिश में कैनन भी कहते हैं। अगर इसने कुछ इस तरीके से इसको फायर किया है तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, और मैंने इसका पाथ भी ऑलरेडी बना रखा है आपको समझने के लिए, ठीक है। अगर इस कैनन ने इस बम को थीटा डिग्री पे रिलीज किया है तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे हाईएस्ट पॉइंट पे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। रेंज क्या होता है, इसको यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, ये सारे कैलकुलेशन देखेंगे। तो चलो इसको शुरू करते हैं। अगर इस कैनन ने यहाँ से रिलीज किया बम को तो मान लो कि हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल क्या होगा? थीटा होगा। मान लेता हूँ कि ये थीटा डिग्री पे इसने क्या किया, इसको
यहाँ से रिलीज किया है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का कुछ इस तरीके से होगा u, और इसका जो 90 डिग्री पे कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस बॉम्ब को इसने इनिशियल वेलोसिटी से रिलीज किया है एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसके कंपोनेंट निकालोगे तो जो थीटा के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, u cos थीटा, ठीक है। और जो थीटा के 90 डिग्री पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, u sin थीटा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट आ गए। इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं तो दो कंपोनेंट आते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आता है, u cos थीटा, और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, u sin थीटा। आप लोग देख सकते हो कि इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, इसलिए इसका जो पाथ फॉलो कर रहा है वो क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पॉइंट बी पे जा रहा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि हाइट इसका इंक्रीज कर रहा है। ये पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था, फिर इस पॉइंट पे आया, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल से देखते हो तो इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है ना, तो हाइट इंक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ए से लेके बी पॉइंट पे जाने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, कुछ इस तरीके से। अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब यहाँ से नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है इस मोशन में, ठीक है। अगर ये पार्टिकल पॉइंट बी पे आता है तो इसके पास क्या होगी, देखो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट बी से ये क्या कर रहा है, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट बी पे इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद ही ये नीचे जाने को शुरू कर रहा है ना, जब तक वर्टिकल वेलोसिटी थी ये ऊपर जा रहा था, जैसे ही इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई ये यहाँ से नीचे जाना शुरू करेगा। हम लोगों ने जब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से रिलीज किया था इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से, तो इसके पास दो कंपोनेंट थे, u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप टोटल एनर्जी निकालते हो तो इसके पास दो कंपोनेंट है u में, u cos थीटा और u sin थीटा। तो अगर आप टोटल एनर्जी निकालते तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, तो क्या करेंगे, ये दोनों वेलोसिटी का हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो निकाल लिया, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज क्या हो गई, 1 हो गई। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ गया, पॉइंट ए पे हाफ m v स्क्वायर। टोटल एनर्जी कहां आ गई, पॉइंट ए पे क्या आ गई, हाफ m v स्क्वायर। अगर ये ऑब्जेक्ट अब पॉइंट बी पे आता है तो अब इसके पास एनर्जी क्या होगी, देखो अगर हम पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी निकालेंगे तो देखो सिर्फ और सिर्फ इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है, तो क्या होगा, देखो हाफ m v का स्क्वायर। तो v क्या है, u cos थीटा मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने देखा जब इस ऑब्जेक्ट को इनिशियली पॉइंट ए से रिलीज किया था तो इसके पास टोटल एनर्जी थी हाफ m v स्क्वायर, लेकिन जैसे पॉइंट बी पे आ जाएगा तो क्या आ रहा है, हाफ m u स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पॉइंट बी पे एनर्जी आएगी पॉइंट बी पे, वो cos स्क्वायर थीटा टाइम्स ज्यादा होगी। समझ में आ गया, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए था, ए पे हमारे पास यही एनर्जी थी ना, हाफ m v स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा टाइम्स ज्यादा होगा बी पे। ये चीज समझ में आ गया आपको। ये रिलेशन है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता है तो cos स्क्वायर थीटा टाइम्स इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी पॉइंट ए से। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। हम लोगों ने देखा जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है तो इसके पास एनर्जी में चेंज कितनी हो रही है ना। अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। हम लोगों ने रिलेशंस पे निकाल लिया कि पॉइंट बी पे जो एनर्जी होती है वो पॉइंट ए से cos स्क्वायर थीटा टाइम्स ज्यादा होती है। अगर मान लो कि आपको कहता है कि पॉइंट ए पे इतना एनर्जी है तो पॉइंट बी पे निकालो, तो जो भी थीटा एंगल से इसने यहाँ से रिलीज किया होगा इस ऑब्जेक्ट को, वो थीटा cos स्क्वायर थीटा से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो जो भी एनर्जी आएगी वो पॉइंट बी की आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, आई होप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर रिलीज करते हैं उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है u cos थीटा और एक क्या होता है u sin थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। कुछ इस तरीके से हर पॉइंट पे g लग रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को u मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी से रिलीज किया तो इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा होता है u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से आगे आता है तो इसके पास अभी भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल, एक क्या होगा वर्टिकल, ठीक है। अगर आप देखते हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, g है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, v = u + at। लेकिन ये जो मोशन हो रहा है ये कहां हो रहा है, ग्रेविटी में हो रहा है। तो ग्रेविटी के लिए चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, v = u - gt। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जिसकी वैल्यू -g होती है, ठीक है। तो अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकालते हो इसका, क्योंकि इसके पास तो एक्सेलरेशन है ना, मान लो कि t टाइम बाद ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर आ गया तो इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो कैसे निकालोगे। देखो ये वाली चीज कैसे हो जाएगी, u हमारे पास मालूम था क्या था, ये क्या था, u sin थीटा। तो लिख दो u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी थी ना जब हमने यहाँ से रिलीज की थी वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा -g × t। इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी
एक्सेलरेशन नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी अगर एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है, वो क्या है, जी है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, लेकिन हॉरिजॉन्टल में नहीं चेंज होती है। यही चीज मैं इस एग्जांपल से आपको समझाना चाहता था कि वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होती है वेलोसिटी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होती, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता है। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट अब नीचे फॉल कर रहा है, तो भैया जब हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका है, इसके बाद ऊपर जा ही नहीं रहा, ये हाइट इंक्रीज कर ही नहीं रहा। वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा, जब तक ये है तब तक मोशन होगा, लेकिन अब यहाँ से मोशन वर्टिकल में हो ही नहीं रहा है, अब सीधे सीधे नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। हमारी समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है कुछ इस तरीके से, अगर मान लो इस प्लेन के पास कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और इसको मैंने थीटा एंगल पे कुछ इस तरीके से रिलीज किया, क्या किया, यहाँ से इसको इस पॉइंट से थीटा एंगल पे इसको इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड इसको रिलीज कर दिया कुछ इस तरीके से, तो मोशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। ये जो मोशन हुआ, इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो ये पाथ फॉलो किया उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है। उस पाथ का हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो मोशन हो रहे थे वो दो डायरेक्शन में हो रहे थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो रहे थे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रहे थे। हम दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे। हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के मोशन का कैलकुलेशन करेंगे। देखो किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक गया है, तो इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है, मान लो वो क्या है, वो एक्स है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने मान लिया इसका एक्स है, तो ये एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिख सकता हूं एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यू एक्स मतलब हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, और जो हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी है उसका मतलब क्या होता है, वो हमारे पास हाइट में काम आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ही ये रेंज कवर कर रहा है, इसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने यू एक्स टी लिखा है, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। ए एक्स का मतलब एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हम लोगों ने सीखा था कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो लेकिन एक्स नॉट क्या है ना, तो इसके अंदर जो एक्स नॉट है ना हमारे पास, वो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन। क्या होता है, इनिशियल पोजीशन कहते हैं इसको। इस इक्वेशन के अंदर एक्स नॉट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट अगर ओरिजिन से मोशन कर रहा है, 0,0 से कर रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कुछ एक्स नॉट मतलब 2 मीटर से अगर वो मोशन कर रहा हो, तो यहाँ पे एक्स नॉट हमारे पास ऐड हो जाएगा, ये 2 मीटर होगा। हम लोग दिखाना चाहते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे नहीं है, कुछ पॉइंट आगे है, तो उस चीज को हम एक्स नॉट कहते हैं। जहां पर भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन होगी वो हमारा एक्स नॉट होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया एक्स नॉट क्या है इस इक्वेशन के अंदर। हमारे इस मोशन के अंदर एक्स नॉट क्या है, 0 है, क्योंकि ये 0,0 से ही शुरू किया है, ठीक है। तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिख दूं 0 प्लस हमारे पास यू एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, यू cos थीटा थी, हमारे पास वर्टिकल में क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। हमें यहाँ पे ux लेना है, इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या लिख सकता हूँ, u cos थीटा इंटू टी लिख सकता हूँ, प्लस आपको मालूम होगा मैंने पहले ही बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब 0 हो गया पूरा टर्म, 0 लिख दूं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, u cos थीटा इंटू टी। यहाँ पर अगर आप t की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, x अपॉन u cos थीटा। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x अपॉन ux। ux क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, जो कि u cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया है जब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैलकुलेशन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन का कैलकुलेशन करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो मैक्सिमम हाइट इसने कवर किया है वो क्या है, y, ठीक है। यहाँ पे उसका मैक्सिमम हाइट है वो है y, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकालूंगा इसका मैक्सिमम हाइट का, तो क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू y नॉट प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। देखो अब यहाँ पे y नॉट क्या है, यहाँ पर भी 0 है, 0 से स्टार्ट किया ना, यहाँ पे अगर 0,0 है तो इस पे जाओगे तो y तो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 होता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 0 uy क्या होगा, u sin थीटा, ठीक है। तो u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ay क्या होता है, माइनस ऑफ g होता है। अगर आपका मोशन ग्रेविटी के अंदर हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती थी, माइनस ऑफ g इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करते हो तो कैसा बनेगा, ये देखो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, u sin थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ g t का स्क्वायर। तो जो हमने t की वैल्यू निकाली थी ना फर्स्ट इक्वेशन से, उसको हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टाइम क्या था, x अपॉन u cos थीटा, हमें टाइम के जगह पे रखना है, माइनस ऑफ हाफ g, और वापस टाइम की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे रख दो x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू x sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा, और u से u कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस ऑफ हाफ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा रिसेंबल करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा और बाहर x स्क्वायर को निकालो, ठीक है। x स्क्वायर ये जो होल स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर होगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको मैंने नीचे ही रखा, हाफ को अंदर ले गया, g को भी अंदर ले गया, और जो x स्क्वायर होगा उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस ऑफ हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर y और x क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है। अगर आपको किसी भी टाइम के बाद अगर देखना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंचा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसके डिस्टेंस कितने हैं, तो पहले आप कोऑर्डिनेट निकालोगे इस इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि y क्या है इसका y कोऑर्डिनेट और x क्या है इसका x कोऑर्डिनेट। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्लियर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके पास तीन चीजें होती हैं बेसिक्स, टाइम होता है, हाइट होता है और रेंज होता है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा, या फिर इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, या फिर इसका मैक्सिमम रेंज कितना होगा। ठीक है, रेंज क्या होता है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट उसको क्या बोलते हैं, हाइट। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम होता है। अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो ये तीन चीज हम कैसे निकालेंगे उसको ही हम पूरा डिराइवेशन से सीखेंगे कि ये तीनों चीज कहां से आती कैसे आती। ठीक है, अगर मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ए से क्या किया है, रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो इसके पास दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल क्या होगा, u sin थीटा। ठीक है, ये पॉइंट ए पे t इक्वल्स टू 0 पे वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा होती है, लेकिन जैसे t इक्वल्स टू t या फिर t इक्वल्स टू कुछ अलग टाइम हुआ तो ये वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं है। तो हर पॉइंट पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होती है। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है सिर्फ और सिर्फ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u cos थीटा। हम लोगों ने सीखा था अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म है तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये चीज हमने सीखा था। अगर हमें टाइम निकालना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक तो क्या मैं लिख सकता हूं, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। हो सकता है ना ये चीज। ठीक है, और हमें मालूम है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है, हमने कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, तो हमारा मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसको मैं ले लेता हूं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टी ले लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस टी हो जाएगा, तो टोटल टाइम क्या आएगा हमारे पास 2t। तो जो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में वो क्या आ गई, t/2। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी पे आने में अगर t टाइम लग रहा है, और t टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी t टाइम, मतलब यहाँ पे 2t टाइम लगेगा और यहाँ पे क्या लग रहा है, t टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, vy का इक्वेशन निकालेंगे। vy इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, uy प्लस ऑफ ayt, यही तो होता है v इक्वल्स टू u प्लस t। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी पॉइंट सी पे क्या है, 0 होगी, मैक्सिमम हाइट पे 0 लिख दिया। ठीक है, और uy क्या होगा, u sin थीटा माइनस ऑफ gt होगा यहाँ पे। ठीक है, और t की वैल्यू आपने देखा क्या निकाला, t/2, तो इसको क्या कर देना है, यहाँ पे रख देना है। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, देखो 0 इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस ऑफ g इंटू t की जगह पे क्या रखोगे, t/2, और यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे पास कैपिटल T है वो क्या था, टोटल टाइम। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो फर्दर तो क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को यहाँ लाता हूँ, देखो u sin थीटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंटू g इंटू t/2। ठीक है, यहाँ पर 2 हमारे पास क्या है, डिवाइड में है, तो वहां जाएगा तो इंटू हो जाएगा, और g इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर t की वैल्यू क्या आ गई, 2u sin थीटा बाई g। हमारे पास जो टाइम आ गया वो क्या है, 2u sin थीटा बाई g, मतलब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे आने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, 2u sin थीटा बाई g। अब चलो हाइट निकालते। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे आने में टाइम लगा रहा है 2u sin थीटा बाई g। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी पे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका हाफ होगा, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट था, मतलब t प्लस t था। तो जो भी आंसर आया हमारा, अगर मान लो टोटल टाइम क्या होगा, t है, अगर टोटल टाइम t है तो पॉइंट सी पे आने पे क्या होगा, t/2 होगा। तो अगर मैं इसका t/2 निकालता हूं, t टाइम t/2 क्या आ जाएगा, देखो 2u sin थीटा बाई g डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस पॉइंट सी पे आने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, u sin थीटा बाई g, इसका हाफ हो जाएगा। फाइनल टाइम का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। जो हमारे पास फाइनल टाइम आया था उसका हाफ हो जाएगा पॉइंट सी पे आने में। क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट था, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, तो हमने उसका हाफ कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे इक्वेशन लगाएंगे, y इक्वल्स टू y नॉट प्लस uy इंटू t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखते हो यहाँ पे y के जगह पे h लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मैक्सिमम y के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h ही ना हुआ है, तो h लिख सकता हूँ ना, h इक्वल्स टू, और इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या थे, y के 0 थे, क्योंकि 0,0 था, और अगर आप x एक्सिस पे देखते हो तो y हमेशा 0 होता है, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस uy, इनिशियल y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, देखो यहाँ पे u sin थीटा, तो क्या लिख सकता हूँ, u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ, और ay क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ g इंटू t स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे h इक्वल्स टू क्या होगा, u sin थीटा, t क्या निकाला हमने, पॉइंट a से लेके पॉइंट c पे जाने में इस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है, u sin थीटा बाई g, क्या लिख सकता हूँ, u sin थीटा इंटू t के जगह पे ये वैल्यू रख देनी, क्या करनी है, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है। तो क्या होगा, देखो u sin थीटा बाई g प्लस हाफ माइनस ऑफ g, यहाँ पर t स्क्वायर है तो क्या रखोगे, u sin थीटा बाई g का स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, देखो u sin थीटा इंटू u sin थीटा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g, और माइनस अगर बाहर निकालता हूं तो हाफ, यहाँ पर भी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर इंटू g, तो g से g कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास फाइनल h की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, अब हम निकालेंगे रेंज। हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो वही लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे कि रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी। रेंज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम आएगी। मतलब रेंज इक्वल्स टू, अगर मैं स्पीड लिखना चाहता हूं तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहा हूं ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रोल इसमें नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ux इनटू टाइम। टाइम मतलब यहां से यहां जाने में टाइम क्या लगा था, कैपिटल टी। लिख सकता हूं इसको इस तरीके से। तो ux क्या है हमारे पास, u cos थीटा था। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या था, u cos थीटा, और टाइम क्या आया था हमारे पास 2u sin थीटा बाय g। तो लिख दूं यहां पे 2u sin थीटा बाय g। अगर आप इसको देखते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा cos थीटा, ठीक है, इनटू u स्क्वायर आएगा यहां पे, लेकिन मैं u बाहर से लिख देता हूं, अपॉन g। तो हमारे पास जो फाइनल रेंज की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। समझ गए, हमारे पास जो रेंज की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। कैसे, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, u इंटू यू क्या होगा, u स्क्वायर लिख दिया, और g नीचे था तो g को एज इट इज लिख दिया। तो हमारे पास जो ये रेंज आ गई इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a से लेके b, जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया और जहां पे फिनिश किया है, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, रेंज होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक्स जो टर्म्स थे, टाइम, हाइट, रेंज, ये निकालना सीख लिए। ये वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा, समझ लो, याद करना। अगर आप हर चीज को डिराइवेशन से सीखते हो तो आपके बेसिक्स काफी स्ट्रांग होते हैं। हम लोग टाइम को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 2u/y बाय g। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आते हैं। u/y का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वो क्या होता है, u sin थीटा। देखो 2u sin थीटा को मैंने u/y लिख दिया और बाय g था तो एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग टाइम को लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है उसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू u/y का स्क्वायर बाय 2g। हमारे पास u/y क्या था, u sin थीटा था, तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, और बाय 2g। तो हाइट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेंज को लिखना है तो रेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ux इंटू uy बाय g। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़े से हेल्प करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ux uy के टर्म में, तो आप वहां पे फंस जाओगे, क्योंकि sin थीटा के टर्म में नहीं दिया होगा, आपको uy और ux के टर्म में दिया होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो रेंज की वैल्यू है 2 इंटू ux इंटू uy बाय g। 2 इंटू ux क्या होता है, ux होता है u cos थीटा, और uy क्या होता है, u sin थीटा बाय g। तो आप जब इंटू करोगे u cos थीटा इंटू u sin थीटा तो क्या आएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो इस तरीके से भी आप इन तीनों इक्वेशन को याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।